हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ द फ्यूजन क्लासेस। तो चलिए आईपीएससी नोमेनक्लेचर की सीरीज को खत्म करके आज हम लोग मूव कर रहे हैं लेक्चर नंबर 7 ऑर्गेनिक, जो जनरल ऑर्गेनिक का लेक्चर नंबर 7 पे मूव कर रहे हैं। और आज हम लोग का जो लेक्चर स्टार्ट होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक से स्टार्ट हो रहा है। बेसिकली चाहे आप 11 में, 12 में, ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में, कभी भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो तो ये टॉपिक्स आपको बहुत 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 हेल्पफुल है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए लेट्स मूव टू द टॉपिक। आज हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ठीक है, नाम से जैसे क्लियर होगा, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। अब सबको लग रहा हो कि इलेक्ट्रॉन तो पहले भी मूव करता था, पर इसमें नया खास क्या बात है? बहुत सारा कुछ खास बात है इसमें। ठीक है, तो चलिए हम लोग डायरेक्टली मूव करते हैं। और इसमें आप जो देख रहे हो इंडक्टिव इफेक्ट, इस इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में एक टॉपिक है जो आज हम लोग कवर करने हैं मेजरली, और भी सारे हैं। रेजोनेंस इफेक्ट भी होता है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट भी होता है, बहुत सारे होते हैं, जिसमें से आज हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट को कवर करेंगे पूरा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तो बेसिकली जैसे कि सबको एक हाइपोथेटिकली एक सोच आ ही गया होगा, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या है? तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेस होना, तो वही चीज है। द इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रेफर्स टू द मूवमेंट और शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन अ मॉलिक्यूल अफेक्टिंग द मॉलिक्यूल्स रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी। ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव क्यों करेगा? कहीं ना कहीं अगर वो करेगा तो उस मॉलिक्यूल के रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी पे भी इफेक्ट करेगा। आई बात समझ में? इसीलिए मैं बोला ये बहुत खास है, ये जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स है वो बहुत खास है। विदाउट इसके तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मूव तक नहीं कर पाओगे, मतलब चल नहीं पाओगे। इसके बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीरो बटे सन्नाटा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसपे पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड है। मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, चलो ये कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, एक को बोलते हैं परमानेंट, दूसरे को बोलते हैं टेम्पररी। ठीक है, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, दूसरा होता है टेम्पररी डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। या बहुत जगह परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट और टेम्पररी डिस्प्लेसमेंट टेम्पररी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं परमानेंट डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या है। तो परमानेंट डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट मतलब होता है, ये किसी पर्टिकुलर रिएजेंट बेस्ड नहीं है, जो भी होगा ये परमानेंट रहेगा। मतलब किसी ग्रुप के चलते ये परमानेंट होता है। कोई एक फंक्शनल ग्रुप हुआ, कोई एक ग्रुप ऑफ एटम्स हुआ, जिसके कारण इसके अंदर कुछ इफेक्ट्स आते हैं। ठीक है, और ये हमेशा रहेगा। ये नहीं कि वो आया तो चेंज हो गया, वो आएगा तो दूसरा चीज होगा। वो जो एक बार जुड़ गया उस मॉलिक्यूल के अंदर वो परमानेंटली काम करेगा। जैसे द परमानेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इसको परमानेंट पोलराइजेशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी आएंगे इस पर। ठीक है, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रेफर्स टू द शिफ्टिंग और डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन ए मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट, मतलब जो जनरल स्टेट है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, अभी मैंने बताया, स्पेसिफिक एटम्स, फंक्शनल ग्रुप्स और स्ट्रक्चरल फीचर्स। अब स्ट्रक्चरल फीचर्स मतलब जैसे कंजुगेशन हो गया, रेजोनेंस हो गया, ये सब। ठीक है, दिस इफेक्ट मेक्स ए वाइटल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द रिएक्शन मैकेनिज्म इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑब्वियस सी बात है, अगर इतना इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें तुम्हारा स्पेसिफिक एटम प्रेजेंट होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा, स्ट्रक्चरल फीचर जैसे कंजुगेशन वगैरह होगा, तो कहीं ना कहीं ये रिएक्शन मैकेनिज्म की ओर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करने वाला है। ठीक है, अब ये परमानेंट इफेक्ट कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट, और हाइपर कंजुगेशन और नेथन बेकर इफेक्ट। नेथन बेकर बेसिकली जो साइंटिस्ट इसको दिए थे उसके नाम पे पड़ा है। ठीक है, अब ये तीनों सब कोई देख के समझ ही होगी ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। सही है, चलिए तो नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज टेम्पररी इफेक्ट। टेम्पररी इफेक्ट क्या है? तो सिंपल सी बात है, ये रिएजेंट पे बेस्ड है। मतलब अगर रिएजेंट चेंज हो गया तो इफेक्ट भी चेंज हो जाएगा।
आई बात समझ में? जैसे अभी मैं एक चीज दिखाता हूं, द टेम्पररी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इज द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ ए शेयर्ड पाई इलेक्ट्रॉन paired to one of the bonded atoms in a multiple bond। मतलब ये क्या है? कंप्लीट ट्रांसफर होगा किसका? शेयर्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स का। शेयर्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब जैसे एल्कीन हो गया, एल्कीन का डबल बॉन्ड किसी पे शिफ्ट हो रहा है ना, ठीक है, टू वन ऑफ द बॉन्डेड एटम्स इन ए मल्टीपल बॉन्ड। जैसे मैं एक चीज दिखा रहा हूं, जैसे मान लो एक पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ठीक है, और ये मान लो हम Br2 के साथ रिएक्शन करा दे रहे हैं, Br के साथ, तो देखिए होगा ये बेसिकली जुड़ता है ना, ऐसा होता है। तो तुम बोलते हो कि भाई मेरा पहले Br आया और इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, एटम पे क्या है? चार्ज पॉजिटिव Br, ठीक है। बट यही चीज अगर तुम्हारा C डबल बॉन्ड O आता है और तुम्हारा कोई भी न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करता है, तुम बोलते हो अब ये यहां रिएक्ट करेगा, अटैक करेगा, तो ये होता है। अब जरा ध्यान देना थोड़ा सा कि भाई तुम्हारे पास चार्ज क्या आया? O पे माइनस। अब देखो एक चीज ध्यान देना, पाई बॉन्ड यहां पे भी था, पाई बॉन्ड यहां पे भी है, बट इस सिस्टम में इस रिएजेंट के चलते कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव। बट ये भी पाई बॉन्ड है, इस सिस्टम में इस रिएजेंट के चलते नेगेटिव। तो बेसिकली ये रिएजेंट डिपेंडेंट हुआ, अगर रिएजेंट चेंज होगा तो नेचर भी चेंज, इसीलिए इसको टेम्पररी इफेक्ट बोलते हैं, परमानेंट नहीं बोलते हैं। जबकि परमानेंट क्या होता है? मॉलिक्यूल के अंदर कोई अगर पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप है, कोई एक ग्रुप ऑफ एटम है, किस तरह कंजुगेशन है, वो तो मॉलिक्यूल के साथ हमेशा लगा हुआ रहा ना। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसीलिए उसको परमानेंट बोलते हैं। जबकि ये क्या है, ध्यान देना, इट ऑकर्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट, है ना, यही मैंने भी बोला, एंड डिसअपियर्स एज सून एज द रिएजेंट इज रिमूव्ड। क्लियर हो गया? अभी मैंने यही बताया ना, अगर मैं ये Br2 को हटा दूं और दूसरा कुछ ला दूं तो हो सकता है भाई अब यहाँ पे पॉजिटिव की जगह नेगेटिव भी आ जाए। क्या मेरी बात समझ में आई? जनरली आता नहीं है, पर मेरा कहने का मतलब एक चीज समझना, ठीक है। तो इसीलिए ये रिएजेंट डिपेंडेंट है, इसमें इससे कोई लेना देना नहीं है। समझ में आई बात? सबस्ट्रेट से इससे कोई लेना देना नहीं है। टेम्पररी इफेक्ट में सबस्ट्रेट का कोई बहुत बड़ा वैल्यू नहीं होता, मेनली काम किसका होता है? रिएजेंट का, उसके चलते ये डिपेंडेंट होता है। जबकि परमानेंट इफेक्ट में यही मेजर रोल प्ले करता है, इसीलिए वो परमानेंट है। रिएजेंट तो कभी भी चेंज होगा पर सबस्ट्रेट तो वही रहेगा ना। बात समझ में आई सबको? क्लियर? अच्छा, ये कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, एक को बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, एक को बोलते हैं इंडक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, इसमें बाद में आएंगे। अच्छा, एक में मैं सबको बता दे रहा हूं, बहुत कोई बेसिकली बोलते हैं वीडियोस में, बहुत कोई कमेंट भी कर रहे हैं कि भाई सर आप थोड़ा सा साइड हो जाइए, स्क्रीनशॉट लेना है या दिस दैट। भाई पूरा नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन को खोलो तो वहां पीडीएफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन नहीं, आराम से क्लास को अच्छे से समझ लो, वहां से नोट्स अगर पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर लो। अगर किसी को नोट्स सही में बनाना है तो उस केस में क्या करो, पीडीएफ को अपने कॉपी में लिखो, और जहां जहां मैं जैसे ये वाला चीज लिखा तो वहां पे तो आपको लगता है तो आप भी लिख लो उस चीज को, है ना। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। तो अब हम लोग परमानेंट और टेम्पररी में जो सबसे पहला टॉपिक कवर करेंगे वो है इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। चलिए हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में थोड़ा समझते हैं। ये व्हाट डू मीन बाय इंडक्टिव इफेक्ट? इंडक्टिव टर्म जो है, ये जो टर्म आप लोग देख रहे हो इंडक्टिव, ये बेसिकली टर्म कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंड्यूस से आता है, इंड्यूस। अब ये इंड्यूस क्या, थोड़ा सा हम समझते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इंडक्टिव इफेक्ट क्या डेफिनेशन देख लेते हैं। इज अ परमानेंट शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी along a chain of atom through sigma bond caused by the electronegativity of a neighboring atom or group। अगर समझ में आ गया होगा डेफिनेशन, बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया अच्छे से इसको समझना, मैं सबको अच्छे से समझाऊंगा। ध्यान दो, मेरे पास दो स्ट्रक्चर है, कितने स्ट्रक्चर है? ये स्ट्रक्चर 1, ये स्ट्रक्चर 2, ठीक है। अब जरा सा अगर हम ध्यान से देखें, यहां पे देखो कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। सबको पता है कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता है। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? चलो, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है तो ऑब्वियस है ये एल्केन और ये कैसा है? नॉन पोलर। कैसा हो जाएगा? नॉन पोलर। क्या मेरी बात से सबको सहमत हो?
एकदम सर सहमत है, क्योंकि कोई चार्ज में होगा ही नहीं डिफरेंस, तो नॉन पोलर है। बट अगर मान लो ये जहां पे, इस जगह जहां पे CH3 था, है ना, इस जगह पे क्या था CH2 और HCH3, हम अगर इस H को हटा के एक X ला दे, ओहो, और वो X ऐसा ग्रुप हो जो इलेक्ट्रॉन, वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे, कार्बन से। क्या मेरी बात ये भी समझ में आई? हम क्या किए, इस H को हटा के एक X लगा दिए, वेरी गुड। ये X कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हायर देन कार्बन, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब X कुछ भी हो सकता है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। तो क्या फर्क होगा जरा समझना, ये X इस कार्बन से अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा। एक चीज समझना, खींचने का मतलब ये नहीं होता है भाई, मेरे पास ध्यान से समझना, जब ये केस था, जब यहां हाइड्रोजन था तो इलेक्ट्रॉन बीच में था, बॉन्ड के बीच में था, क्योंकि दोनों का इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बट जैसे ये C के साथ X हुआ, तो अब ये बीच में नहीं रहा, अब किधर गया, थोड़ा सा शिफ्ट किया, किधर, X के तरफ। लेने का ये कतई मतलब नहीं है कि ये पूरी लेके इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, नहीं, ये शिफ्ट किया। जब ये शिफ्ट किया, अगर ये कंप्लीट लेके जाता तो X में माइनस लगा देते हैं हम लोग। सबको समझ में आ रही है बात? बट यहां पे क्या हुआ, थोड़ा सा शिफ्ट किया, जब थोड़ा सा शिफ्ट किया तो इसमें पार्शियल नेगेटिव, इसमें कैसा चार्ज आया, पार्शियल नेगेटिव। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर बगल वाले कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, वेरी गुड, आना भी चाहिए, एकदम ये। बट ये जो पार्शियल पॉजिटिव आया ना, इसका मतलब इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं ना कहीं कम हो गया। जैसे इसमें पॉजिटिव आएगा तो ऑब्वियस ये कार्बन खोजेगा इलेक्ट्रॉन, कम हो गया ना, ये किससे खोजेगा, इस बगल वाले से। तो ये बगल वाले से ये थोड़ा सा खींचेगा, बट ये ज्यादा खींचेगा क्योंकि इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, इससे ये डायरेक्टली नहीं है, तो बेसिकली ये थोड़ा सा खींचेगा, ये और कम। इसीलिए मैंने यहां लगाया पार्शियल पॉजिटिव, डबल पार्शियल पॉजिटिव, ट्रिपल पार्शियल पॉजिटिव। धीरे 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 ये डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ते जैसे जाएगा, इफेक्ट भी, इलेक्ट्रॉन डिमांड का इफेक्ट कम होते जाएगा। समझ में आई बात? मतलब इस X ग्रुप के इंट्रोडक्शन के साथ ये ग्रुप क्या किया, इसमें एक चार्ज पोलराइजेशन का इंडक्शन किया, इसीलिए इसका नाम पड़ा इंडक्टिव इफेक्ट। आई होप सबको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। क्लियर है सबको? वही मैंने यहाँ पूरा लिखा है, एक बार आप पढ़ के देखना। ये जो, अच्छा एक चीज देखना, बहुत कोई बोलोगे कि सर C1 C2 क्या है, तो ये बेसिकली C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें किसी को? अच्छा देखो, यही चीज मैंने यहाँ पे लास्ट में थोड़ा, C3 acquires slightly positive charge creating an introduction of charge in carbon chain, such an effect is called inductive effect। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, सबको क्लियर हो गया होगा, आई होप क्लियर। चलो आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब देख लेते हैं इस इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। ये क्या है, पोलराइजेशन ऑफ वन बॉन्ड कॉज्ड बाय पोलराइजेशन ऑफ एडजेसेंट बॉन्ड। सिंपल सा बात है, बगल वाले बॉन्ड के पोलराइजेशन मतलब पॉजिटिव नेगेटिव में जो चेंज होना, उसके चलते बगल वाले को इफेक्ट होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसमिशन इफेक्ट। दूसरा क्या है, परमानेंट पोलराइजेशन इन मॉलिक्यूल। भाई वो जो ग्रुप है वो तो परमानेंट ना पोलराइज कर दिया प्लस माइनस में, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल, इसीलिए परमानेंट इफेक्ट है, टेम्पररी नहीं है, क्योंकि ये सबस्ट्रेट पे इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। The displacement of electron takes place due to difference in electronegativity of the two atoms involved in the covalent bond। अब ये हो क्यों रहा है, क्योंकि दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इसीलिए, ठीक है। The electron never leaves their original atomic orbital। अभी मैंने क्या बोला कि भाई ये C और X जो है, X अपने तरफ के इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेगा, बट ऐसा नहीं इससे छीन के लेके चल जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आया? भाई अभी भी वहीं पे इलेक्ट्रॉन है जहां पहले था, बट थोड़ा सा शिफ्ट किया है इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक ऑर्बिटल अभी भी वही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इट्स मैग्नीट्यूड डिक्रीजेस विद डिस्टेंस एंड इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल आफ्टर थर्ड कार्बन। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाता है, इसका मैग्नीट्यूड घटते जाता है, और लमसम थर्ड कार्बन के बाद ये गायब ही हो जाता है, ठीक है।
द इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑलवेज ऑपरेटिव थ्रू सिग्मा बॉन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडक्टिव इफेक्ट जब भी हम लोग देखते हैं वो किसमें देखते हैं, सिग्मा बॉन्ड में। पाई बॉन्ड से इसका कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप लोग नोट्स बनाओगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैं ये जानबूझ के डिटेल में पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अब कितने टाइप के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं। कितने टाइप के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं? टाइप, दो टाइप के इंडक्टिव इफेक्ट। कितने टाइप के? दो टाइप के। अब ये टाइप डिसाइड कौन करता है? वो जो ग्रुप सी के साथ जुड़ा हुआ था। ग्रुप दो टाइप के हो सकते हैं, आइदर डोनेटिंग या विथड्रॉइंग, ठीक है। इसीलिए इंडक्टिव इफेक्ट भी दो टाइप के, एक को बोलते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट, दूसरे को बोलते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट। क्लियर? चलिए तो सब नेक्स्ट मूव करते हैं, एक एक करके दोनों पे देखते हैं। पहला है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? मान लो ये वाला सिस्टम देखना, मेरा एक ग्रुप X है और X क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इस सिस्टम से, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। इस इलेक्ट्रॉन को खींचने के चलते क्या हुआ, इस सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा, ठीक है। तो वैसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिस्टम से अपने तरफ खींचे उसको बोलते हैं माइनस आई ग्रुप, और इस इफेक्ट को बोलते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। यही मैंने यहाँ डेफिनेशन में लिखा है। The minus I effect refers to the ability of certain groups or atoms to withdraw electron density, है ना, through sigma bond। ऑब्वियस सी बात है, सिग्मा बॉन्ड में ही इंडक्टिव इफेक्ट एप्लीकेबल है। From the rest of the molecule, if a group's electron withdrawing ability is stronger than that of hydrogen। अब मान लो इस X को कंपेयर किससे कर रहे थे? हाइड्रोजन से कर रहे थे ना भाई। शुरू में ही जब इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग दो सिस्टम स्ट्रक्चर 1 स्ट्रक्चर 2 लिया था तो किससे कंपेयर कर रहे थे? हाइड्रोजन से, ठीक है। स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन, इट इज क्लासिफाइड एज माइनस आई ग्रुप। इट इज क्लासिफाइड एज माइनस आई ग्रुप एंड द इफेक्ट इज नोन एज नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। अब एक चीज ध्यान देना, तो सर कैसे समझेंगे किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है, किसका इंडक्टिव इफेक्ट कम होता है? उस झंझट को ही खत्म करते हैं। हम क्या किया, टोटल जितने भी ऑलमोस्ट ग्रुप्स है सबका हम एक ऑर्डर सेट कर दिए। जैसे सबसे ज्यादा इंडक्टिव माइनस आई किसका होता है? Nr3, फिर Sr2 प्लस, NH3 प्लस, NO2, SO2R, Cn, CHO, COH, F, Cl, Br, I, OR, OH। अच्छा बहुत क्यों सर, C डबल बॉन्ड वो कहां जाएगा? C डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में आ जाएगा, मतलब इसके बाद C डबल बॉन्ड लिख लेना, ठीक है। NH2, C ट्रिपल बॉन्ड CH, NH2, C6H5, CH डबल बॉन्ड CH2, फिर हाइड्रोजन। क्यों हाइड्रोजन? क्योंकि हाइड्रोजन से ही हम लोग इन सबको कंपेयर कर रहे हैं। क्लियर है मेरी बात? चलो नेक्स्ट आते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। भाई उसका जस्ट उल्टा, अगर मेरे पास एक Y ग्रुप है जो क्या है, कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वेरी गुड। अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें पुश करेगा, पुश करेगा तो सिस्टम का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करे किसी सिस्टम पे, आई बात समझ में, उस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं प्लस आई ग्रुप। क्या बोलते हैं? प्लस आई ग्रुप। और उस इफेक्ट को बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। क्लियर? कोई डाउट किसी के मन में? यही चीज यहां पे लिखा हुआ है भाई, एकदम डिटेल में यही चीज। अब आते हैं सेम ये ग्रुप का डिक्रीजिंग ऑर्डर सबसे ज्यादा O माइनस। ऑक्सीजन देखिए, ये मत सोच लेना सर ऑक्सीजन कैसे, वो तो मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव में से आता है भाई, O पे माइनस है। क्यों? अब ये डोनेटिंग का काम करेगा, ध्यान देना। ऑक्सीजन छोटा, ऑक्सीजन का साइज क्या होता है? बहुत छोटा। अब उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन क्या ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो खींचेगा। क्यों भाई? उसके पास अपने इतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गया, अब वो डोनेट करने की कोशिश करेगा। इसीलिए O माइनस का प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, और ये बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ भी है। उसके बाद CO माइनस, ठीक है। उसके बाद CCH3 होल 3, मतलब ये ग्रुप, ध्यान देना, ये ग्रुप CH3 CH3 CH3, ये ग्रुप को बोल रहे हैं, ठीक है। CCH3 होल 3। और जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं भाई मेरे, सब क्या होता है? सब क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट शो करता है, जितने भी एल्काइल ग्रुप है। मेन मकसद है ये, और ये क्वेश्चन बहुत बार बहुत सारे इंटरव्यू कंपटीशन में पूछ दिया कि बताओ CD3
या CH3 में प्लस आई इफेक्ट ज्यादा किसका? तो भाई D का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है H से, इसीलिए CD3 का ज्यादा होगा CH3 से। समझ में आई बात? क्लियर? कोई दिक्कत? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसको लिख देते हैं ताकि कोई अगर नोट भी करोगे, और CD3 इसका प्लस आई ज्यादा, ठीक है? कोई दिक्कत? CD3 का ज्यादा होता है CH3 से। नेक्स्ट आते हैं, अब आते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का क्या क्या एप्लीकेशन है ध्यान देना। सबसे पहला बड़ा एप्लीकेशन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोनाइन एंड फ्री रेडिकल, मतलब रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में इसका क्या स्टेबिलिटी है, मतलब रिएक्शन इंटरमीडिएट की और इसका क्या कंट्रीब्यूशन है उसके स्टेबिलिटी को पता करनी है। तो हम लोग को पता है कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल ये दोनों कितने, कार्बोकेटायन 6 इलेक्ट्रॉन होता है। बहुत को बोलेगा कैसे सर, तो एक चीज बताओ, ये कार्बोकेटायन है ना, 3 बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह फ्री रेडिकल कैसा, ऐसा 6 और 1 7। तो ध्यान देना दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दोनों कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। सर डेफिशिएंट क्यों है? क्योंकि नॉर्मली कितना होता है मेरे भाई, 8 इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसके पास 6 है, इसके पास 7 है, दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसीलिए अगर ये जो ग्रुप्स है डोनेटिंग वाला रहेगा तो ये कार्बोकेटायन को स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। सिमिलरली यहां पे भी अगर ये ग्रुप क्या हो, डोनेटिंग, किसको, कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, तो फ्री रेडिकल का भी स्टेबिलिटी बढ़ा देगा। अब देखो जरा ध्यान देना, यहाँ पे 3 ठो R है, सबको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसलिए 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मिथाइल कार्बोकेटायन। सिमिलर फ्री रेडिकल में भी 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मिथाइल। सही है, पर जब बात कार्बोनाइन की आएगी तब एक चीज ध्यान देना। अब तुम्हारा कहना होगा कि सर इसमें तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा है, फिर आप इसमें कैसे बोले? भाई एक चीज ध्यान दें, 8 इलेक्ट्रॉन तो पूरा है, पर क्या ये स्टेबल है? क्या ये स्टेबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज अगर कहीं पे रहता तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके पास एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। 8 इलेक्ट्रॉन है बट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके पास ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देंगे तो वो और इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसका स्टेबिलिटी को क्या कर देगा, कम कर देगा ना। समझ में आ रही बात? ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, तुम ग्रुप भी दे दिया और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला, तो भी इसका स्टेबिलिटी को क्या करेगा, कम कर देगा। तो इसीलिए बोलते हैं कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल को प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप ज्यादा स्टेबल करता है, जबकि इसको प्लस आई वाला डिस्टेबलाइज करता है। इसीलिए देखो सबसे ज्यादा स्टेबल मिथाइल, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। आई होप सबको समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले समझते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ किस बेस पे बात करता है। मान लो ये मेरा कार्बोक्सिलिक RC≡OH, उसके साथ H2O का रिएक्शन किया, मेरा ये बना कार्बोक्सिलेट आयन, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है, और प्लस H3O+। अब हम लोग इक्विलिब्रियम में एक चीज पढ़े हैं कि अगर एसिड के साथ बेस का, एसिड और ये कैसा काम करेगा, बेस, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट, एसिड बेस कंसेप्ट में है ना, ये एसिड और ये बेस, क्यों एसिड, क्योंकि H+ दे रहा है, ये H+ ले रहा है, तो ये होता है इसका कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस, ये होता है कंजुगेट एसिड, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? अगर कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी ज्यादा, वो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। अब स्टेबिलिटी कैसे पता चलेगा भाई, रेजोनेंस से। स्टेबिलिटी के लिए तो रेजोनेंस होता है, देखो ये इधर कंजुगेशन में है ना, मतलब ये स्टेबल है, इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है कार्बोक्सिलिक एसिड का, और इसी बेसिस पे हम लोग बात भी करते हैं, है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ पे, ठीक। अब बात आता है कि भाई ठीक है सर एसिड तो समझ में आ गया, बट मान लीजिए अगर दो एसिड है CH3COOH और HCOOH, दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर कैसे समझेंगे? तो इसके लिए तुमको एक चीज को समझना पड़ेगा, मेरे पास जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो कुछ ये है,
देखो है ना। और कार्बोक्सिलेट आयन जो होता है वो कैसा शो करता है, प्लस आई इफेक्ट। कैसा शो करता है, प्लस आई इफेक्ट। तो इसको कौन ग्रुप स्टेबलाइज करेगा, जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अभी मैंने दिखाया था, जरा सा अगर सबको देखोगे तो ये चीज तुमको, कार्बोक्सिलेट आयन कैसा ग्रुप है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है ना, प्लस आई ग्रुप, सॉरी। तो ये बेसिकली क्या करेगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इसमें अटैच रहेगा, उसका स्टेबिलिटी, इस कार्बोक्सिलेट आयन का स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा और एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतना ज्यादा होगा। उल्टा अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा, इसको डिस्टेबलाइज करेगा, और डिस्टेबलाइज करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देगा। अब मान लो तुम्हारे पास एक CH3COH है और HCOH है, तो ऑब्वियस है CH3 कैसा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, कम से कम हाइड्रोजन तो ना डोनेटिंग ना विथड्रॉइंग, तो इसीलिए HCOH का ज्यादा होगा देन CH3COH। एक मैं अपने से भी एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे CF3COOH, ठीक है, और एक ले लेते हैं HCOOH। अगर बोलो जरा दोनों में किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, तो सिंपल सा बात है, यहाँ फ्लोरीन है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है तो इसका स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, कार्बोक्सिलेट आयन का, मतलब ऊपर वाला मोर एसिडिक होगा देन दिस। ठीक है, समझ में आई बात सबको? अरे बोलो रे बाबू लोगो, क्लियर? ये मोर स्टेबल है, सॉरी ये मोर एसिडिक देन दिस। आई होप सबको क्लियर है, सबको ये बात समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। थर्ड और लास्ट एप्लीकेशन है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक एमीन्स। एमीन्स आर बेसिक इन नेचर, क्यों बोलते हैं जरा सा ध्यान से समझना। मान लो RNH2 है ना, RNH2, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, बेस किसको बोलते हैं, लिविस बेस सुने हो, सबको ही सुने होंगे। नॉर्मल बेस किसको बोलते हैं, जो OH माइनस देता है, बट एमीन्स के पास तो OH माइनस ही नहीं है, तो लिविस बोलता है बेस वो होता है जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करे, उसको बेस बोलते हैं। और नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करता है, इसीलिए एमीन्स क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। अब बात आता है कि ये जल्दी कब करेगा। भाई मान लो मेरे पास कुछ केस ऐसा हो और एक केस ऐसा हो, भाई है तो दोनों एमीन्स, फिर ज्यादा बेसिक कौन। तो ध्यान दो, ये जो R है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नाइट्रोजन पे बढ़ा देगा, बढ़ाएगा तो ऑब्वियस सी बात है नाइट्रोजन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा तो जल्दी डोनेट करेगा। बट इसके केस में दो दो R ग्रुप है, ओ हो, दोनों तरफ से ये नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, मतलब जितना रेट से ये डोनेट कर रहा था ऑलमोस्ट उसका डबल रेट से ये डोनेट करेगा, मतलब इसका बेसिक स्ट्रेंथ इससे ज्यादा होगा। क्या मेरी बात समझ में आई, क्लियर है? वही चीज मैंने यहां, तो ये देखो, हायर इज द नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप अटैच्ड टू द नाइट्रोजन, हायर विल बी द बेसिक स्ट्रेंथ, एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर कम रहेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ भी कम होगा। जैसे यहां देखो डाइथाइलएमीन, इथेनएमीन, मीथेनएमीन, एमोनिया और क्लोरोएमीन। क्लोरोएमीन लास्ट क्यों, क्योंकि क्लोरीन कैसा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, विथड्रॉ करेगा तो इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है उसको कम कर देगा। आई होप सबको बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, कितने टाइप के इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होते हैं, टेम्पररी इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट किसको बोलते हैं, टेम्पररी इफेक्ट किसको बोलते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडक्टिव इफेक्ट का कंप्लीट सबको समझ में आ गया होगा। अगर प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स तक इसको पहुंचाइए। वीडियो रेगुलर आएगा। बेसिकली कुछ कुछ होते हैं जो एकदम बहुत मतलब कि परेशान कर देते हैं कि सर वीडियो नहीं आ रहा, वीडियो नहीं आ रहा है। भाई कुछ प्रॉब्लम है तभी नहीं आ रहा है, इतना दिन तो है ना, पूरा सेमेस्टर 1 भरोसा किया ना। अब एक चीज बताओ, तुम्हारा सेमेस्टर से स्टार्ट हुआ जून मिड से, मैं BBMQ का बात कर रहा हूँ, जून मिड से स्टार्ट हुआ, सेमेस्टर होते 6 महीने के बाबू, अगर 6 महीने यहां से जोड़ोगे तो कहां तक होता है, ऑलमोस्ट नवंबर दिसंबर, ठीक है। बट तुम्हारा स्कूल क्या कर रहा है या यूनिवर्सिटी क्या कर रहा है, सॉरी नॉट स्कूल, यूनिवर्सिटी क्या कर रहा है, 3 महीने में एग्जाम लेंगे। तो भाई 3 महीने में एग्जाम जो लेंगे उसके लिए हम लोग को भी तो, भाई मेरा तुम देख लो कहीं एक पर्टिकुलर कहीं किताब से डायरेक्ट नोट्स मिल जाए, तुम बताओ। हम बहुत सारा रिसर्च करते हैं, उसके बाद कोशिश करते हैं एकदम डिटेल पूरा कंप्लीट नॉलेज तुमको मिले, तो प्लीज उसके लिए थोड़ा सा तो वेट करना पड़ेगा।
हम भी कोशिश करते हैं, हम भी लगे रहें, ठीक है। तो चलिए प्लीज किसी को अगर कभी कुछ बोल दें गुस्साइएगा मत, क्योंकि वो होता है ना, हम लोग भी इतना मेहनत कर रहे हैं, उस पर आप परेशान कर दोगे तो एक होता है निकल जाता है। तो प्लीज चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिएगा और अच्छे से पढ़िए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।